गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनपीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का वापस से स्वागत है। तो ध्यान दीजिए, आज हम बात करेंगे वीडियो नंबर 81। ठीक है, तो हमारी लगभग क्या एग्जैक्ट 80 वीडियो कंप्लीट हो चुकी हैं और लेसन नंबर हमारा 12 चल रहा है, नेचर ऑफ लाइट। तो ध्यान दीजिए, कल जो हमारी वीडियो नंबर 80 हुई है उसमें मैंने आपको यंग के द्विछिद्र प्रयोग में, ठीक है ना, तरंगों के मध्य का पथांतर ज्ञात करना सिखाया था। ठीक है, और आपको यंग के द्विछिद्र प्रयोग या यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग जो हमारे पास फ्रिंजें प्राप्त होती है, उन फ्रिंजों की, अब वो फ्रिंज दीप्त है अदीप्त है, उसके लिए जो पथांतर की कैलकुलेशन थी वो हमने करके आपको बताई थी। ठीक है, आज हम जो पढ़ेंगे बेटा, आज वो हम पढ़ेंगे फ्रिंजों की चौड़ाई ज्ञात करना। क्या आज करना? फ्रिंजों की चौड़ाई ज्ञात करना। अब फ्रिंजों की चौड़ाई कैसे ज्ञात करेंगे भाई? दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी, तो ये हम आज के इस पूरे लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि एक बात नंबर 1 कि क्रमागत दो दीप्त फ्रिंजों के मध्य, क्रमागत दो दीप्त फ्रिंजों के मध्य एक अदीप्त फ्रिंज का निर्माण होता है। पहली बात, कल भी बात ये मैंने आपको बताई थी और आज ये वैल्यू हम फॉलो करके देखेंगे। ठीक है, कि क्रमागत दो दीप्त फ्रिंजों के मध्य में एक अदीप्त फ्रिंज का निर्माण होता है। नंबर 2, एवं क्रमागत दो अदीप्त फ्रिंजों के मध्य एक दीप्त फ्रिंज का निर्माण होता है। तो भैया दो दीप्त के मध्य तो एक अदीप्त का निर्माण होगा, और जब दो अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होंगी उनके मध्य एक दीप्त फ्रिंज का क्या होगा, निर्माण होगा। तो हम कैसे करेंगे उस फ्रिंज की चौड़ाई की, दीप्त की और अदीप्त की, तो वो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहीं पर 100% आपके खोपड़े में फिट बैठ जाएगी कहानी, लेकिन ध्यान पूर्णतः वीडियो पर ही होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, कल हम जब पथ डिफरेंट को कैलकुलेट कर रहे थे तो हमने देखा था भैया ये गत्ता हो गया और ये दो स्लिट हो गए थे, स्लिट S1 और S2, और ये हमारे पास प्रतिबिंब पर्दा था जिसे हम कहते हैं स्क्रीन। ठीक है, ये स्क्रीन का सेंटर्ड पॉइंट O। अब सेंटर्ड पॉइंट O से स्मॉल x डिस्टेंस पर यहाँ पर हमारे पास कोई पॉइंट P उपस्थित था। हमने माना था कि पॉइंट P पर हमारे पास फ्रिंजें प्राप्त हो रही हैं। ठीक है, तो एक तो जो प्रकाश की तरंग है वो स्लिट S1 से निकलकर पॉइंट P पे पहुंच रही है और एक स्लिट S2 से निकलकर पॉइंट P पे पहुंच रही है, यही तो था ना। और इन दोनों स्लिट्स के मिड की जो डिस्टेंस थी वो हमने 2 स्मॉल d मानी थी, और हमने यहाँ पे कहा था कि भैया ये अगर दोनों के मिड डिस्टेंस 2 स्मॉल d है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, स्मॉल d, और ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, स्मॉल d। ओके, इन दोनों के मध्य की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, कैपिटल D। यहां से हमने वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कुछ स्टेप्स डायग्राम बनाया था, ये डिस्टेंस D और ये डिस्टेंस D। ये डिस्टेंस कितनी बनेगी, x माइनस स्मॉल d, और ये टोटल ये बन जाएगी, इसका नाम मैंने दे दिया PA और PB। तो भैया जो टोटल PB आपके पास आ रही है वो कितनी बन जाएगी, x प्लस स्मॉल d। ठीक है, यहां से हमने जो पथ डिफरेंट निकाला था वो हमारे पास आ रहा था भाई डेल्टा x इजिकल्स टू में S2P माइनस S1P, यू नो। ठीक है, अब वैल्यू हमारे पास कुछ स्टेप्स आ रही थी, तो आप ध्यान देंगे, मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूं आपको कि भाई डेल्टा x इजिकल्स टू में S2P माइनस के S1P। ठीक है, और S2P माइनस S1P हमारे पास निकल कर आ रहा था, थोड़ा सा बैक में चलिए, 2 कैपिटल D इंटू ब्रैकेट स्टार्ट S2P माइनस के S1P इजिकल्स टू में 4x स्मॉल d। याद आ रहा होगा, यह वैल्यू चल रही थी हमारे पास। ठीक है, अब यहां से अगर हम S2P माइनस S1P को कैलकुलेट करेंगे तो 4 स्मॉल x स्मॉल d डिवाइड बाई 2 कैपिटल D, यू नो। 2 से 4 2 बार कट गया, तो वैल्यू क्या आ रही है भैया, S2P माइनस S1P बराबर में 2x स्मॉल d बटे में कैपिटल D। यानी कि ये हमारा पथ डिफरेंट निकल कर आ रहा था जिसकी वैल्यू मैं आपको लास्ट क्लास में कैलकुलेट करवा चुका हूं। ठीक है, तो ये हमने पथांतर कैलकुलेट किया है।
यंग के द्विच्छेद प्रयोग में इन दोनों तरंगों के मध्य। ठीक है भाई, अब जरा ध्यान दीजिए, आज हम कैलकुलेट कर रहे हैं फ्रिंजों की चौड़ाई। तो मैं बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहा हूं कि दो दीप्त के मध्य एक अदीप्त फ्रिंज बनेगी और दो अदीप्तों के मध्य एक दीप्त फ्रिंज बनेगी। तो क्यों ना हम सबसे पहले अदीप्त फ्रिंज की ही चौड़ाई ज्ञात कर लें। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, नंबर 1, अब मैं हेडिंग डाल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, यानी कि विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, सॉरी डार्क फ्रिंज। तो अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कर रहा हूं। तो आपके दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए कि सर ने अभी हमें बताया कि हम अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए बेटा, दो दीप्त फ्रिंज चाहिए, वो भी क्रमागत, एक के बाद आने वाली दूसरी, उसके मध्य में हमें अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी। यानी कहने का मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे कि ये प्रतिबिंब पर्दा है, ये आपकी स्क्रीन है, ये पहली दीप्त है, ये दूसरी दीप्त है, तो बेटा इसके मध्य में देखो यहां ये अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी। आई बात समझ में? तो ये पहली दीप्त, ये दूसरी दीप्त, अब इन दोनों दीप्त के मध्य में ये जो बीच में जो ये फ्रिंज बैठी हुई है, ये फ्रिंज कौन सी फ्रिंज है बेटा, अदीप्त फ्रिंज, जैसे हम कहते हैं डार्क। अरे बात समझ में, काली। तो हमें इस अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो जरा ध्यान दीजिए। नंबर 1, माना बिंदु P पर n वे क्रम की कोई दीप्त फ्रिंज प्राप्त हो रही है। थोड़ा ध्यान देना बेटा, बहुत इजी सी कहानी है, लेकिन ध्यान दोगे तो एक बार में कहानी समझ में बैठ जाएगी। माना बिंदु P पर nवें क्रम की कोई दीप्त फ्रिंज प्राप्त हो रही है, यानी कि पहली दीप्त फ्रिंज प्राप्त हो रही है पॉइंट P पर। तो बेटा कौन से क्रम की दीप्त फ्रिंज है ये, nवें क्रम की दीप्त फ्रिंज है ना। अब कैसे कैलकुलेट करोगे, आप जानते हो भाई दीप्त फ्रिंज है तो कौन सा व्यतिकरण होगा, समपोषी व्यतिकरण। बोलो होगा कि नहीं होगा, समपोषी व्यतिकरण होगा ना भाई। और समपोषी व्यतिकरण के लिए जो पथांतर होता है वो n लैम्बडा के बराबर होता है ना, n लैम्बडा के बराबर। बताया मैंने आपको कि भाई समपोषी व्यतिकरण में तरंगों के मध्य पथांतर n लैम्बडा के बराबर होगा, और हमने सिद्ध भी किया है। अब आप कहोगे सर आपने समपोषी व्यतिकरण क्यों लिया है, हम क्या ज्ञात कर रहे हैं बेटा, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। मैं आपको बता चुका हूं अदीप्त फ्रिंज दो दीप्त फ्रिंजों के मध्य प्राप्त होगी, तो पहले तो दो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई तो ज्ञात करेंगे, फिर उनका जो अंतर आएगा वो अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के बराबर प्राप्त होगा। तो मैंने क्या लिखा, माना बिंदु P पर nवें क्रम की कोई दीप्त फ्रिंज प्राप्त हो रही है, तो कोई पहली दीप्त फ्रिंज nवें क्रम की प्राप्त हो रही है, कहां, पॉइंट P पर। क्लियर। अब हम क्या लिखेंगे, तो बेटा देखिए आपने जो वास्तविक पथांतर ज्ञात किया है ये भी तो डेल्टा x के बराबर आ रहा है, तो आप यहां लिखोगे डेल्टा x बराबर 2x की जगह पर क्या लगा दे सर, फिक्स में n, क्योंकि nवें क्रम की दीप्त फ्रिंज है ना, तो 2xn इनटू स्मॉल d बटे में कैपिटल D। दिस कॉल्ड इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड ऑल्सो सेकेंड। बेटा समीकरण नंबर 1 भी पथांतर को व्यक्त कर रहा है और 2 भी पथांतर को व्यक्त कर रहा है। इन दोनों का LHS पार्ट बराबर है क्या, नहीं, देखिए पथांतर बराबर आ रहा है, तो RHS पार्ट भी बराबर हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, 2xn स्मॉल d बटे में कैपिटल D बराबर में n लैम्बडा लिख दिया। भाई LHS पार्ट पथांतर को व्यक्त कर रहा है तो RHS पार्ट बराबर होगा कि नहीं होगा, भाई LHS पार्ट बराबर तो RHS पार्ट बराबर। इसके बटे में आप 1 कर दीजिएगा, वज्र गुणा कराइएगा, तो आप देखेंगे कि 2xn स्मॉल d बराबर में n लैम्बडा कैपिटल D हो गया। बेटा देखो इन दोनों का गुणा कराया मैंने, एक का गुणा 2xn स्मॉल d से तो ये वैल्यू आ रही है, n लैम्बडा का गुणा कैपिटल D से कराया तो n लैम्बडा कैपिटल D ये वैल्यू आ गई। ठीक है, यहां से मुझे केवल चाहिए xn का मान, तो मेरे पास वैल्यू आएगी बेटा n लैम्बडा कैपिटल D बटे में 2 स्मॉल d। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 3। तो बेटा ये हो गई प्रथम nवें क्रम की फ्रिंज जिसकी दूरी हो गई केंद्रीय बिंदु O से, हो गई ना,
कि माना साहब हमने लिखा था बिंदु P पर nवें क्रम की कोई दीप्त फ्रिंज प्राप्त हो रही है, तो पॉइंट P पर nवें क्रम की दीप्त फ्रिंज हो रही है जिसकी दूरी O से कितनी आ रही है बेटा, xn बराबर में n लैम्बडा कैपिटल D बटे में 2 स्मॉल d। ये तो हो गई पहली दीप्त फ्रिंज। अब हमें दूसरी दीप्त फ्रिंज चाहिए। अब एक बात बताओ, पहली जो दीप्त फ्रिंज थी उसका क्रम तो कौन था, nवा। अब अगली जो होगी बेटा इससे तो बड़ी होगी ना, तो वो कौन से क्रम की हो जाएगी, n+1वें क्रम की। तो मैं अब यहां लिखूंगा, अब ये सेकंड कहानी है, तो n+1वें क्रम की दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर, तो यहां तो हमने जो पथांतर ज्ञात किया था बेटा, ये वाला पथांतर, ये तो nवें क्रम की दीप्त फ्रिंज के लिए किया था। अब हम कौन से क्रम की दीप्त फ्रिंज के लिए ज्ञात करेंगे बेटा, n+1वें क्रम की दीप्त फ्रिंज के लिए। तो आपके पास देखो डेल्टा x बराबर n की जगह पर क्या लिखोगे बेटा, n+1, क्योंकि क्रम अब कौन सा हो गया, n+1वां क्रम हो गया ना, n+1 इंटू लैम्बडा। ठीक है, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 4। अब इसकी तुलना कराएंगे हम यंग के द्विच्छेद प्रयोग के वास्तविक पथांतर। वास्तविक पथांतर क्या है, ये रहा, तो यहां पे लिखेंगे डेल्टा x बराबर में 2x, कौन से क्रम का है भैया, n+1वें क्रम का है, गुणा में स्मॉल d, और बटे में क्या चल रहा है, कैपिटल D। इसको आप दे दीजिएगा इक्वेशन नंबर 5 दे दिए। अब आप समीकरण नंबर 4 व 5 के LHS पार्ट को देखो बेटा। LHS पार्ट दोनों के पथांतर को व्यक्त कर रहा है, LHS पार्ट बराबर है, तो ऑब्वियसली सी बात है RHS पार्ट भी बराबर होगा। RHS पार्ट बराबर होगा तो वैल्यू क्या निकल कर आएगी, वैल्यू निकलेगी n+1 इंटू लैम्बडा, पहले इसको लिख लो, तो 2x n+1 इंटू स्मॉल d बटे में कैपिटल D बराबर n+1 इंटू लैम्बडा, n+1 इंटू लैम्बडा, इसके बटे में कुछ नहीं है तो हमने कितना दे दिया, 1। ठीक है भाई, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, इस पूरे पद का गुणा 1 से कराओगे तो एज इट इज वैल्यू प्राप्त होगी, तो 2x n+1 इंटू स्मॉल d बराबर n+1 इंटू लैम्बडा कैपिटल D। नाउ वी आर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ x n+1, क्योंकि हम n+1वें क्रम की दूरी तो ज्ञात कर रहे हैं, तो हम यहां पे लिखेंगे x n+1 बराबर में ब्रैकेट स्टार्ट n+1 इंटू लैम्बडा कैपिटल D बटे में 2 स्मॉल d। इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 6। तो बेटा देखिए इसका क्या मतलब हुआ, ये तो हो गई प्रथम दीप्त फ्रिंज जो nवें क्रम की थी, उसकी केंद्रीय बिंदु O से दूरी। ये हो गई अगली जिसका क्रम कितना है, n+1वें क्रम की दीप्त फ्रिंज है, उसके लिए दूरी ये हो गई। अब मैंने आपसे बार बार क्या कहा है कि दो दीप्त फ्रिंजों के मध्य एक अद्वितीय फ्रिंज हमें प्राप्त होती है। मैंने हेडिंग क्या डाली है बेटा, अद्वितीय फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करना। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि भैया अंतिम में से प्रारंभिक मान को घटा दूंगा, अंतिम में से जो प्रारंभिक मान घटेगा उसका जो अंतर प्राप्त होगा वो क्या व्यक्त करेगा बेटा, अद्वितीय फ्रिंज की चौड़ाई को व्यक्त करेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहां से अब मैं इस डायग्राम को साफ कर रहा हूं बेटा, ठीक है ना, क्योंकि ये तो कल हम बता ही चुके थे, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। चलिए आगे चलते हैं। चलो भाई, अब हम अद्वितीय फ्रिंज की चौड़ाई को ज्ञात कर रहे हैं, तो अद्वितीय फ्रिंज की चौड़ाई को ज्ञात करने के लिए हम n+1वें क्रम की दीप्त फ्रिंज की दूरी में से nवें क्रम की दीप्त फ्रिंज की दूरी को घटा देंगे। घटाने पर जो अंतर प्राप्त होगा ना बेटा, घटाने पर जो अंतर प्राप्त होगा वो अद्वितीय फ्रिंज की चौड़ाई को व्यक्त करेगा। चौड़ाई का मतलब विड्थ, तो हम इसको किससे व्यक्त करेंगे, b से। तो b बराबर xn+1 माइनस xn, यानी कि अंतिम दीप्त फ्रिंज में से प्रारंभिक दीप्त फ्रिंज की दूरी को घटा दीजिए। दोनों दीप्त फ्रिंजों के मध्य की जो दूरी का अंतर है वो अद्वितीय फ्रिंज की चौड़ाई के बराबर होगा। तो b बराबर में xn+1 समीकरण नंबर 6 से ये मान रखेंगे हम, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है बेटा,
n प्लस 1 लैम्बडा कैपिटल D बटे में 2 स्मॉल d। रख दिया बेटा ये वाला मान मैंने। x n का मान रखेंगे आप इक्वेशन नंबर 3 से, तो बीच में का साइन मार के माइनस n लैम्बडा कैपिटल D बटे में 2 स्मॉल d। तो यहां से इक्वेशन नंबर 6 से तो मैंने x n प्लस 1 का मान यहां रखा है, और इक्वेशन नंबर 3 से मैंने x n का मान उठाकर यहां रखा है। अब देखो बेटा, लैम्बडा कैपिटल D बटे में 2 स्मॉल d यहां भी है, लैम्बडा कैपिटल D बटे में 2 स्मॉल d यहां भी कॉमन ले लेते हैं, तो b बराबर में लैम्बडा कैपिटल D बटे में 2 स्मॉल d को हमने बाहर ले लिया, यहां से क्या बचेगा n प्लस 1 माइनस n, ये बच रहा है। तो b बराबर में लैम्बडा कैपिटल D बटे में 2 स्मॉल d, ब्रैकेट खोलिए, n प्लस 1 माइनस n, n से क्या कट गया बेटा n। अब एक बार बताओ, एक का गुना आप लैम्बडा कैपिटल D बटे 2 स्मॉल d से कराओगे तो क्या वैल्यू बचेगी, लैम्बडा कैपिटल D बटे में 2 स्मॉल d। तो b बराबर में लैम्बडा कैपिटल D बटे में 2 स्मॉल d। ये कौन सी फ्रिंज की चौड़ाई आ रही है बेटा, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। अर्थात आप देखिए, मैंने कहा दो दीप्त के मध्य एक अदीप्त फ्रिंज प्राप्त हो रही है, तो ये प्रथम दीप्त, ये द्वितीय दीप्त। अंतिम में से प्रारंभिक दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई को हमने क्या, दूरी को हमने क्या कर दिया, घटा दिया। अब घटाने पर जो दूरी का अंतर प्राप्त हो रहा है ना, वो हमारे पास अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई को व्यक्त कर रहा है। तो अदीप्त फ्रिंज की जो चौड़ाई हमें प्राप्त हो रही है बेटा, वो कितनी प्राप्त हो रही है, लैम्बडा कैपिटल D बटे में 2 स्मॉल d। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट, फिर हम आगे चर्चा करते हैं दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के लिए। हाँ तो बच्चों, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा और आप इसको वापस से एक बार ढंग से देख लेंगे, ठीक है ना। ऐसी कोई खास ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, अगर दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। चलिए, ये तो हो गए अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। अब हम ज्ञात करेंगे दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। तो देखो बेटा, पहले मैंने अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात की थी, तो अब मैंने क्या निकाला था, दो दीप्त फ्रिंजों की दूरियों का अंतर। अब मैं क्या कर रहा हूं, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कर रहा हूं, तो अब क्या करूंगा, दो अदीप्त फ्रिंजों की दूरियों का अंतर निकालूंगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, नंबर 1, माना बिंदु P पर n वे क्रम की अदीप्त फ्रिंज प्राप्त हो रही है। माना बिंदु P पर nवे क्रम की अदीप्त फ्रिंज प्राप्त हो रही है। तो बेटा बिंदु P पर nवे क्रम की अदीप्त फ्रिंज प्राप्त हो रही है, तो उसके लिए आप पथांतर निकालोगे, ठीक है ना, दूरी ज्ञात करोगे उसकी। तो आप जानते हो अदीप्त फ्रिंजों के लिए जो पथांतर होता है, डेल्टा x बराबर में आपको मैं बता चुका हूं 2n-1 इंटू लैम्बडा बाई 2 होता है कि नहीं होता है बेटा। इससे पहले जब मैंने आपको व्यतिकरण पढ़ाया था तब मैं आपको ये चीज क्लियर करा चुका हूं। डेल्टा x इज इक्वल टू में 2n-1 इंटू लैम्बडा बाई 2। इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा x इज इक्वल टू में यहाँ से 2 को कॉमन ले लो, 2 बाहर आ गया, यहाँ से 2 बाहर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बच रहा है n माइनस 1/2 इंटू लैम्बडा बाई 2। 2 से क्या कैंसिल हो गया 2, क्या वैल्यू बच रही है बेटा, डेल्टा x इज इक्वल टू में ब्रैकेट स्टार्ट n माइनस हाफ इंटू लैम्बडा। बोलो ये वैल्यू बच रही है कि नहीं बच रही है, बच रही है ना। यस, कॉल्ड इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और एक आपने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो वास्तविक पथांतर ज्ञात किया है वो कितना आ रहा है, डेल्टा x इज इक्वल टू में
2x। अब nवें क्रम की अद्वितीय फ्रिंज है तो x के सरफिक्स में n लगा दो, स्मॉल d बटे में कैपिटल D लगा दिया बेटा। समीकरण नंबर 2, ठीक है। कंपेयर करा लो, LHS पार्ट पथांतर को व्यक्त कर रहा है तो LHS पार्ट बराबर है तो RHS पार्ट भी बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा गुरुजी। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? 2xn स्मॉल d बटे में कैपिटल D बराबर ब्रैकेट स्टार्ट n माइनस हाफ इंटू लैम्बडा। इसके बटे में 1 कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो तो क्या बचेगा आपके पास? बचेगा 2xn स्मॉल d इंटू 1। तो क्या बचेगा बेटा? 2xn स्मॉल d। और यहां पे क्या आ जाएगा? n माइनस हाफ इंटू लैम्बडा कैपिटल D। ये वैल्यू बच रही है ना? ओके। आपको चाहिए xn, तो xn बराबर n माइनस हाफ लैम्बडा कैपिटल D बटे में 2 स्मॉल d। ये वैल्यू आएगी नहीं आई बेटा? तो nवें क्रम की जो अदीप्त फ्रिंज है, उस nवें क्रम की अदीप्त फ्रिंज की केंद्र बिंदु O से जो दूरी आपको प्राप्त हो रही है वो ये दूरी निकल कर आ गई। इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 3, जिसकी वैल्यू आ रही है xn इज इक्वल टू में n माइनस हाफ लैम्बडा कैपिटल D बटे में 2 स्मॉल d। बोला आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ गया। अब ये तो हो गई nवें क्रम की। अब आपको कौन से क्रम की निकालनी है? n+1वें क्रम की, यानी कि इससे एक क्रम आगे वाली। ठीक है, चलिए बात करते हैं नंबर 2। अतः अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा इसको, अतः n+1वें क्रम की अदीप्त फ्रिंज के लिए, n+1वें क्रम की अदीप्त फ्रिंज के लिए दूरी ज्ञात कर रहा हूं मैं, तो पथांतर की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। सबसे पहले लिख लो इसको, तो डेल्टा x बराबर में n माइनस हाफ इंटू लैम्बडा। अब एक चीज को ध्यान रखना बेटा, मैं अब n+1वें क्रम के लिए ज्ञात कर रहा हूं, तो वैल्यू कैसे लिखोगे? डेल्टा x बराबर n की जगह पर क्या हो जाएगा? n+1 माइनस हाफ इंटू लैम्बडा। इसको आप कैसे लिख सकते हो? देखो बेटा, n अपनी जगह पर है, प्लस का 1 माइनस का आधा, यानी कि 1 रुपया तो है प्लस का और 98 है माइनस की, तो 1 में से माइनस की 98 घटाओगे तो प्लस की 98 तो बचेगी। 98 को मतलब आधो, तो n+1/2 इंटू लैम्बडा। ये वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही है? दैट्स कॉल्ड इज इक्वेशन नंबर 4। एक वास्तविक पथांतर ये रहा, ठीक है ना। अब ये n+1वें क्रम के लिए है, तो डेल्टा x बराबर 2x ब्रैकेट स्टार्ट n+1 इंटू स्मॉल d बटे में कैपिटल D। इक्वेशन नंबर 5। अब n+1वें क्रम के अद्वितीय फ्रिंज के लिए आप देखोगे ये पथांतर बराबर है क्या नहीं बेटा? बराबर है, तो LHS पार्ट पथ डिफरेंट को व्यक्त कर रहा है। LHS पार्ट बराबर है तो RHS पार्ट भी बराबर होगा। तो आप कैसे लिखोगे? 2x n+1 इंटू स्मॉल d बटे में कैपिटल D बराबर क्या चल रहा है? n+हाफ इंटू लैम्बडा। ये चल रहा है बेटा, और बटे में क्या कर दोगे? 1 कर दोगे। अब वही पुरानी कहानी दोहरानी है अपन को, d का क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ इससे, 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ इससे, तो इधर तो बचेगा 2xn+1 इंटू स्मॉल d बराबर n+हाफ लैम्बडा कैपिटल D। तो देखो बेटा, लैम्बडा कैपिटल D है, वो इधर का आ जाएगा ना मल्टीपल में। यहां से किसका मान निकालोगे? xn+1 बराबर n+हाफ लैम्बडा कैपिटल D
बटे में 2 स्मॉल डी, ये वैल्यू आपके पास आ जाती है और इसको आप दे देंगे समीकरण नंबर 6। तो ये तो हो गया बेटा इक्वेशन नंबर 3 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। अब आपको निकालना है बच्चों अंतर। क्या निकालना है बेटा? अंतर निकालना है। अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे? समीकरण नंबर 6 में से समीकरण नंबर 3 को घटा देंगे। तो n+1वें क्रम की अदीप्त फ्रिंज की दूरी में से अगर आप nवें क्रम की अदीप्त फ्रिंज की दूरी को घटा दोगे, घटाने पर जो अंतर प्राप्त होगा वो अंतर बेटा दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई को व्यक्त करेगा कि नहीं करेगा? तो b बराबर xn+1 माइनस के xn, तो b बराबर xn+1 ब्रैकेट स्टार्ट n+½ लैम्बडा कैपिटल D बटे में 2 स्मॉल d माइनस इधर आ जाओ n-½ लैम्बडा कैपिटल D बटे में 2 स्मॉल d, ये बच रहा है। अब देखो बेटा लैम्बडा कैपिटल D बटे में 2 स्मॉल d यहाँ भी है, लैम्बडा कैपिटल D बटे में 2 स्मॉल d यहाँ भी है, b बराबर में लैम्बडा कैपिटल D बटे में 2 स्मॉल d यहाँ पर है। यहाँ पे क्या बच रहा है बच्चों? n+½ माइनस चिन्ह चेंज होंगे बेटा, ये प्लस है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, बिकॉज बाहर माइनस रूपी जंतु बैठा हुआ है। ठीक है, n से क्या कट गया बेटा? n, आधा और आधा 1, तो 1 का गुना अगर आप लैम्बडा कैपिटल D बटे में 2 स्मॉल d से कराओगे तो क्या बचेगा? लैम्बडा कैपिटल D बटे में 2 स्मॉल d तो बचेगा। तो ये कौन सी फ्रिंज की चौड़ाई आ रही है बेटा? दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई आ रही है। तो बीटा बराबर में लैम्बडा कैपिटल D बटे में 2 स्मॉल d। बोला आ रही है कि नहीं आ रही है? तो हमने क्या किया, हमने केवल एक चीज में फोकस किया कि सर दो दीप्त के मध्य एक अदीप्त और दो अदीप्त के मध्य एक दीप्त, यही तो किया हमने। सबसे पहले हमने अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात की थी, तो हमने क्या किया? n+1वें क्रम की दीप्त फ्रिंज की दूरी में से nवें क्रम की दीप्त फ्रिंज की दूरी को घटा दिया। घटाने पर जो अंतर प्राप्त हुआ वो हमें कौन से फ्रिंज के बराबर हुआ? अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के बराबर प्राप्त हुआ। क्लियर? आफ्टर ऑल अब हमने क्या किया है? अब हमने ज्ञात की है दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? nवें क्रम की दीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात करेंगे, फिर n+1वें क्रम की दीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात करेंगे, फिर उन दोनों दीप्त फ्रिंजों की दूरी में से उन दोनों अदीप्त फ्रिंजों की दूरी में से हम क्या कर देंगे? n+1वें क्रम की अदीप्त फ्रिंज की दूरी में से nवें क्रम की अदीप्त फ्रिंज की दूरी को घटा देंगे। घटाने पर जो भी दूरी प्राप्त होगी वो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के कैसी होगी? बराबर प्राप्त होगी। अब एक चीज सुन लो बेटा, यहां पर आपने देखा है, आपने स्क्रीनशॉट भी ले रखा है, अब आप कंपेयर करा लो। मैंने पहले अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात की थी, तो बीटा अदीप्त बराबर में लैम्बडा कैपिटल D बटे में 2 स्मॉल d, और बीटा दीप्त अभी जस्ट आपके सामने लिखा पड़ा है, मैंने ज्ञात किया है लैम्बडा कैपिटल D बटे में 2 स्मॉल d। बोलो ज्ञात किया कि नहीं किया बेटा? किया है ना? इनके जरा RHS पार्ट पर गौर फरमाइएगा आप। लैम्बडा कैपिटल D बटे में 2 स्मॉल d, लैम्बडा कैपिटल D बटे में 2 स्मॉल d, RHS पार्ट बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? और RHS पार्ट बराबर है तो LHS पार्ट भी बराबर होगा। तो मैं क्या कह सकता हूं? मैं कह सकता हूं सर बीटा दीप्त बराबर में बीटा अदीप्त, अर्थात फ्रिंज चाहे दीप्त हो मतलब चमकीली हो या हो अदीप्त यानी कि काली, दोनों फ्रिंजों की चौड़ाइयां एक दूसरे के कैसे प्राप्त होंगी बेटा? बराबर ही प्राप्त होंगी। ठीक है ना? देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट लो इसका। तो देखिए ये अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके बाद कुछ इसमें थ्योरेटिकल पॉइंट हैं, तो जैसे कि ग्राफ होगा तीव्रता और दूरी के मध्य, वो ग्राफ आपको अगली क्लास में ड्रॉ करवा दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।